नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और आज की बड़ी खबर में बात होगी पीओके की बगावत की और मुनीर की धमकी की और पीओके के आवाम के ऐलान की कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुनीर और पाकिस्तान के हुक्मरानों के सामने झुकेंगे नहीं, शहीद हो जाएंगे लेकिन पीओके को आजाद करा के रहेंगे पाकिस्तान के चंगुल से। पीओके में 7 जून से हजारों लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, शहबाज और मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके को आजाद कराने की मांग उठ रही है। कई सालों से पाकिस्तानी आर्मी का जुल्म झेल रहे पीओके में बगावत की आग बुलंद हो चुकी है और अब इस विरोध प्रदर्शन से शहबाज और मुनीर की नींदें उड़ी है। जरा सोच कर देखिए, जिस पीओके के नाम पर पूरी राजनीति करी है पाकिस्तान ने, खाया पिया सब कुछ पीओके और कश्मीर के नाम पर है, उस पीओके को धमका रहे हैं, वहां के बाशिंदों पर गोलियां चलवा रहे हैं, राशन की सप्लाई बंद कर दी है, बिजली बंद कर दी है, इंटरनेट बंद कर दिया है, यानी कि भूखा प्यासा छोड़ दिया है मरने के लिए। और ये उस पीओके के साथ कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, जिसके नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं, अपने आवाम को बेवकूफ बनाते आए हैं। पाकिस्तानी खौफ के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान। मुनीर डर गया है, डर इस कदर है कि अपने रेंजर्स से पॉइंट ब्लैंक शूटिंग करवा रहा है, वो भी पीओके के बाशिंदों पर। पाकिस्तान के हुक्मरान खौफ में है, बंदूक के जोर पर इस विरोध के शोर को शांत करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शहबाज और मुनीर को अब पीओके हाथ से जाने का डर सता रहा है। जरा तस्वीरें देखिए अपनी स्क्रीन पर, किस तरह से लोग जो हैं वो अब आर या पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। शहबाज सरकार को 21 जुलाई तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है और अगर तब तक प्रदर्शनकारियों की मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर मुजफ्फराबाद में आंदोलन की गूंज सुनाई देगी। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान सरकार को फटकार लगाई है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने चिंता जताते हुए कहा कि पीओके में जो हो रहा है वो मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। निहत्तर लोगों को मारा जा रहा है, बंदूक के दम पर लोगों की आवाज दबाई जा रही है, उनके अधिकारों का दमन हो रहा है। तो जरा तस्वीरें देख लीजिए, 42 दिनों से यह प्रदर्शन, आप राशन सप्लाई रोक दीजिए, बिजली बंद कर दीजिए, इंटरनेट बंद कर दीजिए, लेकिन गुस्सा इस कदर है, आजाद होने की इच्छा इस कदर प्रबल है कि अब कोई भी झुक नहीं रहा है। पीओके में मुनीर की सेना मासूमों पर गोलियां चला रही है, महिलाओं और बच्चों को भी टारगेट पर लेने से हिचक नहीं रही है। किस तरह से वहां पर आवाज जो है वो लगातार बुलंद होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र भड़क गया है, क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। The Joint Awami Action Committee, or the JAAC, a movement behind the protests comprising traders, transporters, students, lawyers, activists and others, has been banned under anti-terrorism laws for allegedly threatening public order and security. Some of the group's leaders have subsequently been arrested. The criminalisation of a civil society organisation and imposition of strict limitations on gatherings raise serious concerns about infringements on the rights to freedom of expression, peaceful assembly and association. The High Commissioner calls for meaningful and inclusive political dialogue to address the underlying issues and grievances of the local population. और आइए अब आपको पाकिस्तान के हुक्मरानों को दोहरा चरित्र दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। बिलावल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज सरकार में शामिल है, लेकिन अब वही बिलावल पीओके में जाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वोट के लिए पीओके की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीओके के प्रदर्शनकारियों को आतंकी कहने पर कैसे झूठी नाराजगी जता रहे हैं, उसी सरकार के साथ खड़े होकर जो इन पर गोलियां चलवा रही है। सुनिए जरा। अगर रियासत पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन कायम कर सकते हैं, अगर रियासत पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा सकते हैं, तो हमारा दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, मेरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, खोले। क्या आपका इंटरनेट काम कर रहा है? ये किस किस्म की इंसाफ है? जिन्होंने दहशतगर्दी किया है, जो दहशतगर्द है उस दहशतगर्द को पकड़ो। जिन्होंने चोरी किया है, जो चोर है उस चोर को पकड़ो। लेकिन जिन्होंने नहीं की उसको क्यों सजा दे रहे हो? हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अरविंद भाटिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आरजू काजमी, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से इस वक्त जुड़ रही हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ फखर यूसुफजई, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ेंगे और डॉक्टर अमजद अयूब भी हमारे साथ, पीओजे के एक्टिविस्ट भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आरजू, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, 42 दिन से आवाम गोलियां खा रहा है, शहीद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी झुकने को राजी नहीं है। 21 जुलाई को क्या कुछ बड़ा संघर्ष होने वाला है?
देखिए, डेफिनेटली कश्मीर के जो लोग हैं उनको मैं इस बात पे तो दाद दूंगी कि वो बिल्कुल ना तो घबरा रहे हैं, ना डर रहे हैं और ना ही अपने घरों में वापस जा रहे हैं। जो कि 2-2.5 साल पहले भी इसी तरह की एक आपने देखा होगा प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें उन्होंने जो डिमांड रखी थी, गवर्नमेंट ने कहा था कि वो सारी डिमांड जो है वो पूरी की जाएंगी और उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं जब वो लोग वापस चले गए। तो इस बार वो वापस नहीं जा रहे। बिलावल भुट्टो जो है उनको उम्मीद है कि इस बार इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आएगी, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में उनको सीट्स दी गई हैं वही दी जाएंगी, तो इसलिए वो बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों करते हैं, उसके अलावा क्यों बात नहीं की जाती? ये कोई नई बात नहीं है। आप ही के शो में बिनाज आपको याद होगा कि वैभव आए थे, वैभव सिंह, और उन्होंने कहा था कि मेरी सारी रिपोर्टिंग उन्होंने बताई थी जो कश्मीर से थी। और उस वक्त भी यानी 4-5 साल पहले भी ना वहां पर इंटरनेट ठीक चल रहा था, ना मोबाइल डाटा ठीक चल रहा था। वहां पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत सी शिकायतें थी, लेकिन वो बात भी नहीं कर पा रहे थे ठीक से क्योंकि उनको एजेंसी के लोगों ने कहा था कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। तो ऐसी क्या बात थी उस वक्त भी, मैंने कहा था, जो मीडिया से छुपाई जा रही है। और अब तो तमाम बातें खुलकर सामने आ गई हैं। वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, बात कर रही है। और डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये किसी भी चीज को मानेंगे या कोई भी इशू सॉल्व होगा। ये 27 तक इसी तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहेंगे। उसके बाद किसी तरीके से इनको मनाकर या इनके अंदर ही अपने ही लोग भेजकर जो उनको कहेंगे कि हाँ गवर्नमेंट कर रही है काम, आप चले जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं ये प्रोटेस्ट के अंदर जो कि गवर्नमेंट का साथ दे रहे होंगे या गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज को सपोर्ट करते होंगे। और फिर आप देखेंगे ये लोग फिर वापस चले गए हैं। और जो इलेक्शन है जो कि एक नौटंकी मैं कहूंगी कि है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए कि वो तो सभी को पता है किसको लाना है किसको नहीं लाना है। जो वहां की मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी को रोक दिया गया है, उन सभी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, अरेस्ट किया गया है, कई लोगों की जाने गई है। लेकिन हमारे यहाँ से तो रिपोर्टर्स को वहां पे रिपोर्ट करने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा। कई जर्नल साथी गए थे, उनको वापस भेजा गया है, कुछ को अरेस्ट किया गया है। तो यही सब कुछ चल रहा है। तो पाकिस्तान में पीओजेके में किस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूएन फटकार लगा रहा है। फखर भी हमारे साथ, फखर यूसुफजई पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। फखर, मतलब बिलावल ऐसे रोना रो रहे थे, ऐसे हमदर्दी जता रहे थे कि मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं, अनजान है। भाई रेंजर्स पॉइंट ब्लैंक निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, इंटरनेट बंद है, राशन बंद है, बिजली बंद है। आप ये सब जुल्म सितम ढा रहे हैं और उसके बाद आप वाहवाही भी बटोरना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच तलाक। असल में मसला है वोट का। हालांकि इनके वोट से इन्होंने नहीं जीतना। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून ये कॉल इन्होंने दी थी मई में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने। उसके बाद ऑलमोस्ट कोई 2 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है। अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी, उसके जो फादर हैं आसिफ अली जरदारी, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, लेकिन शायद बिलावल को पता ना हो या उनके दिमाग में ना हो ये बात कि मेरे अब्बा जी जो हैं वो भी इस्लामाबाद में बैठते हैं। दूसरी सबसे अहम बात जो है, ये इसी कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फैसल राठौर, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, जिन्होंने आज से 1-1.5 माह पहले बीबीसी को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि रेंजर्स को ऑर्डर्स किसने दिए, मुजफ्फराबाद से मिले थे या इस्लामाबाद से मिले थे। तो बिलावल ने इसका पता करवाया कि ये कहते हैं कि जी इंटरनेट शटडाउन क्यों है। बिलावल ने इसके ऊपर बात की है कि यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स ने जो एक स्टेटमेंट दी है, 1.5 मिनट की वीडियो शायद उनकी नजर से गुजरी या नहीं गुजरी, वहां जान बन रहे हैं, तो उसके अंदर वो क्या कह रहे कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को आपने कल अदम या प्रोस्क्राइब कैसे लिस्ट में डाल दिया। ये पूछा है बिलावल ने अपने आसिफ जरदारी से, या जिस हुकूमत के साथ ये जिस शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, ये गुज़िश्ता 5 साल से कोलेशन गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो ये वहां पे बैठ के अवाम को ये समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल बेवकूफ है कश्मीर के लोग, उनको कुछ समझ नहीं है या उनको पता नहीं है कि बिलावल जो कहेंगे वो उसको मान जाएंगे और कहेंगे वाह जी बिलावल साहब तो यहाँ पे हमारे सामने तकरीर करने आ गए। बिलावल की तकरीर से किसी को क्या फर्क पड़ता है? जिस जरदारी के इंतहाई मुजम्मत और मुजम्मत से क्या कंडेमिनेशन से फर्क पड़ता है? नथिंग, जीरो। मसला सिर्फ ये है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं
कश्मीरियों के साथ, ये समझ रहे हैं कि वो वही है जो आज से 20, 25 या 30 साल पहले इनके साथ गेम होती थी कि एक सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 16 का ऑफिसर जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर को कहता था यार बाहर बैठ जाओ इस्लामाबाद में। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं फ्रॉम इस्लामाबाद, ठीक है। ये चीजें हुआ करती थी। अब ये कहते हैं कि जी वहां पे ये हो गया। जब उन्होंने कहा कि हमारी 12 सीट्स इस कश्मीर के अंदर होनी चाहिए, बिलावल ने उसके ऊपर बात की नहीं, क्योंकि बिलावल उसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। वो उन सीट्स की जो वजह है वो कहीं और से वो कनेक्टेड है, वो इस्लामाबाद से कनेक्टेड नहीं है, ना कराची लाहौर से कनेक्टेड, दैट इज कनेक्टेड विद रावलपिंडी। तो उसकी जरूरत नहीं है कि वो ऐसी बात कर सके। बस सिर्फ तकारीर है, स्पीचेस है, वो वहां पे करेंगे। वो समझ रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन कश्मीर के लोग अगर 45 दिनों से प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं, रॉयटर्स रिपोर्ट करता है कि मोर देन 33 पीपल वर किल्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, तो फिर उसके बाद वो ऐसे नहीं है कि वो ये भूल जाएंगे। तो मेरे ख्याल बिलावल को अगर हुकूमत मिल भी जाती है, अभी भी तो उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने कौन सा तीर मान लिया जो अभी इसके बाद अगर 27 को इलेक्शन फॉर एग्जांपल सो कॉल्ड हो जाता है और वो फिर आके बैठ जाते हैं, तो सो क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो। लेकिन आरजू यही बात, अगर फखर की बात कोई आगे बढ़ाऊं, भाई चाह क्या रहे हैं? जिस पीओजेके के नाम पर, जिस पीओके के नाम पर पूरी की पूरी आप कश्मीर के नाम पर राजनीति करता है पाकिस्तान में, पार्टी बदल जाए, आर्मी चीफ बदल जाए, लेकिन राजनीति सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर होती है। भारत के खिलाफ जहर उगलो, पीओके का मुद्दा लेकर आओ, कश्मीर का मुद्दा लेकर आओ और उसके बाद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो। आवाम भूखा मर जाएगा, लेकिन उस मुद्दे पर उसे साथ ले आओ। आज उसी पीओके में आप गोलियां चलवा रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, उन पर आप लाठी डंडे पड़वा रहे हैं, औरतों पर जुल्म ढा रहे हैं। देखिए, इससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि इनको पीओके या आजाद कश्मीर के लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है, इनको वहां की जमीन से दिलचस्पी है। ये तो यही बात हमें समझ में आती है कि सारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ लैंड का है। वहां के जो लोग हैं उनको तो ये पहले भी सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते आए हैं। और जब हम लोग ये बात करते हैं, जब कभी ये बात कही तो यहाँ पर बुरा भलाई कहा गया कि क्या बात की जा रही है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि चाहे बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे पीओके के या आजाद कश्मीर के लोग हों, उनको हमेशा से पाकिस्तान की स्टेट ने सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ही लिया है। उनके एरिया में ये जाकर कुछ भी करें, कोई भी चीज उनकी उठा कर ये पंजाब में ले आए, ये कहते हैं कि जी वो तो आवाज भी ना निकालें, वो कोई बात ही ना करें, वो अपने राइट्स ना मांगे, उनके यहाँ चाहे वो जॉब ना हो, चाहे खाने को ना हो, चाहे हॉस्पिटल और बाकी चीजों का इशू बना हो, लेकिन इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस वक्त भी ये जो कुछ हो रहा है वो उसी तरफ इशारा कर रहा है। और जाहिर है कि अब वहाँ के लोग जो हैं उनको इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है और गवर्नमेंट को इस वक्त कम से कम इस वक्त थोड़ी सी अक्ल कर लेनी चाहिए कि ये तमाम तमाशा जो हो रहा है वो इनके अगेंस्ट जाएगा, इनके फेवर में कभी नहीं जाएगा। मेजर जनरल अरविंद भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल भाटिया, आपसे समझना चाहूंगी, भाई मुनीर साहब के हाथ से बिल्कुल निकल चुका है पीओके, वो भी इस बात को मान चुके हैं और अब उन्हें समझ में आ गया है कि भाई अब बातचीत की गुंजाइश नहीं है, किसी तरह का दबाव अब काम नहीं आएगा, अब सीधे सीधे आर्या पार की लड़ाई करनी होगी, जिसमें उनके हाथ अगर पीओके के आवाम के खून से भी रंगते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस पीओके चाहिए। थैंक यू पिनाल। आपने देखा होगा 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं जी। 600 से ज्यादा उनको कैप्चर कर लिया है या किडनैप करके ले गया है, जेल में डाल दिया है, मिसिंग है, पता नहीं कहां पर है। बट ये अभी भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है जहां पर एक इनकी जितने भी एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो आर्म्ड ये जो 7 विंग्स रेंजर्स के एक्स्ट्रा भेजे हैं, जो एक ब्रिगेड 5000 4000 से 5000 सैनिक जो अंदर भेजे हैं इस अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो उनका जो उनके बरखिलाफ जो है आर्म रिबेलियन नहीं हो रहा है। एक जो इकोनॉमिक अनरेस्ट था वो जेएसी के अंदर एक आर्म्ड रिबेलियन की तरफ नहीं बढ़ा है, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया है, क्योंकि वो इकोनॉमिक के साथ साथ अब अपनी पॉलिटिकल राइट्स को भी मांग रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये हो गई कि गिलगिट बाल्टिस्तान ने बोल दिया है कि हमारे को अपना 5th प्रोविंस बना दो। आपको देखना पड़ेगा कि पीओके जो है अगर उसकी एरिया देखें तो वो 13,300 स्क्वायर किलोमीटर है और लेकिन उसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ऊपर है। और अगर आप गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका देखेंगे वो 72,900 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी है और उसकी पॉपुलेशन 15 से 20 लाख है। तो पॉपुलेशन का ये जो जमीन के साथ जो वो है मेल है, ये बरखिलाफ है, पीओके में ज्यादा लोग रहते हैं, इसीलिए आपको अनरेस्ट भी जो है वो पीओके में ज्यादा दिख रहा है। जहां तक आपने पूछा कि क्या ये इनके हाथ से निकल गया, मैं ये कहूंगा कि ये अभी इनके हाथ से नहीं निकला है।
बलूचिस्तान इनके हाथ से ज्यादा निकला है, क्योंकि अगर आप जनवरी से लेके 16 जुलाई तक आप देखेंगे इंसिडेंट्स, तो जनवरी और जुलाई में तो 5-6 इंसिडेंट्स हो गए। 7 तारीख को हुआ, 8 को हुआ, 14 को हुआ, 16 को हुआ। सबसे बड़े 45 जो इन्होंने सैनिक मारे वो वहां पर मारे। तो इस तरह का जो, जैसे आरजू बोल रही थी, जो पिछली 2-2.5 साल पहले भी जो अरेस्ट हुआ था, इन्होंने पुलिस को पकड़ा था, उनकी यूनिफॉर्म्स उतार दी थी, उनको पिटाई करी थी। बट इस तरह का प्रहार जो है, अटैक, इस तरह का रिटेलिएशन आर्म्ड अभी वहां पर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत तेजी से वो उस तरफ स्थिति जा रही है, बिगड़ रही है। और वो जो आजादी की उनकी जो मांग है, वो इंडिया की तरफ से, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो बोलते आए हैं, हमारा स्टांस है कि पीओके तो हमारा है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर वो आजादी आज पीओके में बोल रहे हैं, कल को बोलेंगे कि कश्मीर, बाकी कश्मीर जो इंडिया का कश्मीर है उसको भी आजाद करें। तो ये जो इन तरह के, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमको वेट एंड वॉच की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। हमें ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रहे हैं उसको जरूर उठाना पड़ेगा, उसको पूरे आवाम को, वर्ल्ड को जागरूक करना पड़ेगा, लेकिन हमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पीओके में नहीं करनी चाहिए। अभी ये मेरा एक स्टांस है। बिल्कुल। तो जो लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई पीओके में इतना अनरेस्ट है, इतना ज्यादा वहां पर आक्रोश है, ये सही समय है, लेकिन ये सही समय नहीं है। मेजर जनरल भाटिया कह रहे हैं कि क्योंकि पीओके भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। वो कहते हैं अब तो हमने क्लियर कर रखा है कि बात भी होगी तो अब पीओके पर होगी। तो ऐसे में यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर स्थितियां जो हैं वो हिंदुस्तान के लिए भी, जब तक वो आजादी की मांग मांगते हैं तो वो फेवरेबल कतई नहीं है। हालांकि आरजू, पीओके के इस पूरे अनरेस्ट में मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब को तो हिंदुस्तान की गलती नजर आ रही है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपने इंटरनेट बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, राशन बंद कर दिया, वहां से बिजली बनवाते थे, उनको बिजली देते नहीं थे, महंगे दामों पे बाहर बेचते थे, मतलब आप उनका इस्तेमाल कर रहे थे, उनको सुविधाएं कुछ नहीं दे रहे थे। और आपको दिक्कत नजर आ रही है अपने कर्मों में नहीं, हिंदुस्तान में। देखिए, इनको अपने आप को ही देखना होगा। ये तो और बात है कि क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट रहता है और एक दूसरे के साथ बल्कि कई बार वॉर भी हो चुकी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो भी हो रहा है उसमें मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता कि इसमें भारत की कोई इन्वॉल्वमेंट है। अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही हैं, अगर उनको उनके यहाँ से ही जो चीजें निकलती हैं या होती हैं वो उठाकर आप पंजाब में ले जाएंगे, तो ये भारत ने तो नहीं कहा। अगर वहां इंटरनेट नहीं चलेगा, अगर वहां पे मोबाइल सर्विसेज, यानी कि ये जो इस वक्त तो प्रोटेस्ट है, अगर आप प्रोटेस्ट से हट जाए तब भी वहां पर इंटरनेट सर्विसेज खराब है, तब भी वहां पर मोबाइल सर्विसेज नहीं चलती, वहां पे लोगों के पास सही हॉस्पिटल नहीं है। मैं तो खुद गई हूं, तो वहां बॉर्डर पे जो लोग थे उन्होंने कहा कि मुशर्रफ के जमाने में, जनरल मुशर्रफ के जमाने में हमें कुछ इन्होंने सामान दिया था जिससे कि हम अपने आप को बचाते थे अगर इनकेस फायरिंग वगैरह हो दूसरी साइड से या इधर से कुछ। अब ऐसा भी नहीं है, अब उनको आप हॉस्पिटल्स भी नहीं देंगे, उनका एयरपोर्ट भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर उसके बाद आप ये कहेंगे कि जी भारत कर रहा है। तो ये बात अब लोगों को पता है, लोग समझदार हो गए। मुझे नहीं लगता कि इस बातों में लोग आएंगे और इस बात को मानेंगे कि हर चीज का रिस्पॉन्सिबल भारत है। जो कुछ हो रहा है यही कर रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी जो मिसिंग पर्संस का इशू है, जिसके लिए इन्होंने ट्वीट लगाने पे ईमान मजारी को 17 साल की जेल दे दी है, इन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच को उम्र कैद दे दी है। तो वो जो मिसिंग पर्संस का इशू है, कोई भारत तो उठा के नहीं ले जा रहा, हमारी ही एजेंसी के लोग हैं जो उन लोगों को उठा के ले जाते हैं और गायब कर देते हैं। या वो लोग कहते भी हैं कि भाई हमें बता दो कि हमारे लोग कहाँ हैं, मर गए हैं तो बता दो, कोई उन्होंने गलत काम किया है तो सजा दो, लेकिन हमें बताओ तो सही कि कहाँ है। तो हर चीज को किसी दूसरे पे, कभी अफगानिस्तान पे और कभी भारत पे डाल देने से इनके इश्यूज जो है वो सॉल्व नहीं होंगे। फखर, क्या मूड क्या चल रहा है पाकिस्तान का, करना क्या चाह रहा है? मतलब अफगानिस्तान का फ्रंट खोल ले, उसके साथ यहाँ पर इमरान की पार्टी के, इमरान के समर्थकों से अदावत मोल ले ले, उसके बाद बलूचिस्तान ये कह रहा है कि उसने तो अपनी करेंसी, अपना अलग राष्ट्रगान, अपना झंडा, और वो कह रहे हैं 85% कब्जा लिया है, बस 15% और है, अगले साल तक हम अलग हो जाएंगे। और अब आप पीओके में भी, मतलब करना क्या चाह रहे हैं? पाकिस्तान के टुकड़े खुद ब खुद करवा के ही मानेंगे? देखिए पिनाज, ये जब हुकूमत आई और ये जब नए चीफ आए तो इन्होंने टर्म यूज करना शुरू किया, हार्ट स्टेट पॉलिसी। उस हार्ट स्टेट को जो अभी तक मेरे जैसे छोटे जर्नलिस्ट को समझ आई है, तो ये है कि हर जगह डंडा और बंदूक वाली सरकार चलेगी तो शायद उससे सब कुछ एकदम सीधा हो जाएगा। वो केपी में हो, वो बलूचिस्तान में हो, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो, इवन इन इस्लामाबाद और बाकी इलाकों में,
तो इस वजह से इनकी जो वो वाली पॉलिसी है, कम से कम आफ्टर 3 इयर्स मैं तो ये कहूंगा कि वो कामयाब तो नहीं है। अगर कामयाब हुई होती तो हालात नॉर्मल हो जाते। अभी रिसेंटली एक और यूरोपीय यूनियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें बहुत सारे कंसर्न्स का इजहार किया है उसके अंदर। उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जस्टिस सिस्टम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो लोग फोर्स डिसअपियरेंस है, इवन उन्होंने उस कमीशन की बात की जो आज से कोई 8-10 साल पहले जुडिशियल एक कमीशन बनाया गया था फॉर द मिसिंग पर्सन इन पाकिस्तान, उन्होंने भी कहते कोई रिजल्ट नहीं दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया, ये सारी चीजें उसके अंदर वर्ड बाय वर्ड है। जो मुख्तलिफ इन्होंने 26 एंड 27 अमेंडमेंट लेके आए और स्पेशली जो टेररिज्म के हवाले से मुख्तलिफ जो लॉज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उन्होंने जिक्र किया है। तो फ्रंट पे फ्रंट पोलिंग है और शायद आपको पता भी, बल्कि यकीनी तौर पे आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने कल कहा था कि जो ईरान स्ट्राइक कर रहा है मिडिल ईस्ट पे, लेकिन स्पेशली सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, तो अगर अब कोई किसी ने हमला किया, यानी ईरान को उन्होंने डायरेक्टली कहा है और कहते हैं कि बात भी हुई है उनके टॉप लीडरशिप से, तो वो हमारी रेड लाइन है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया 1, अफगानिस्तान 2 और एक साइड का हमारा जो नेबर था ईरान, वो बचा हुआ था, तो अब 3, तो फिर सिर्फ बचता है चाइना। चाइना ने क्या करना हमारे साथ, कोई मतलब चले ना कोई 3 में ना कोई 13 में, बस ठीक है अपना काम शाम करते हैं, जहाँ पे उनको जरूरत होती है उसी पैक बना लेते हैं, कभी हटा देते हैं। तो ये सिलसिला चला हुआ है। लेकिन सबसे बढ़कर जो बिना सिचुएशन है ना, इंटरनल जो इंसर्जेंसी या इंस्टेबिलिटी है, खासतौर पे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो अच्छी नहीं है। बेशक ये कुछ भी कहते हैं मीडिया पे कंट्रोल करके, ये कुछ भी बताते हैं लोगों को, लेकिन अब लोगों ने, शायद आपको यकीन नहीं आएगा कि अगर टीआरपीज और ये मीटर्स लगे हो मेन सिटीज में, तो टीवी चैनल्स को लोगों ने अवॉइड करना शुरू किया है। नो बॉडी इज इंटरेस्टेड टू वॉच द टेलीविजन के, मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है। मेरे जैसा बंदा, मैं अपने सोर्सेज से लेता हूँ, मैं बल्कि मैंने छोड़ दिया है। तो आप खुद सोच लें कि ये हालत इन्होंने कर दी और उसके बाद भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, तो होना तो कुछ भी नहीं है। मूड तो इनका मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा होगा जो इस वक्त। वही बात है ना, मतलब आरजू, मतलब कब तक हिंदुस्तान हिंदुस्तान, भारत भारत भारत, ये कब तक राग गलापते रहेंगे अपनी हर परेशानी के लिए। और अगर हम कहें, जैसे कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, मतलब जैसे फखर ने गिनवाया, आप हर फ्रंट खोलना चाहते हैं, इंटरनल भी और सरहद पार भी। भाई औकात आपकी है नहीं, हिम्मत आपकी है नहीं, पैसा आपके पास है नहीं, आर्मी आपकी उस तरह से एडवांस मॉडर्नाइज हुई नहीं है, तो फिर किस खामख्याली में लेकर आप इतने फ्रंट खोल रहे हैं, मतलब चाह क्या रहे हैं? देखिए, अभी आपने एक क्लिप प्ले किया था बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है तो फिर जरा कश्मीर भी खुलवा दें। तो वही बात है कि आप दावे तो बहुत कर रहे हैं कई जगह पर जाकर के, जी हमने तो यहाँ पर पीस टॉक करवा दी, हमने यहाँ डायलॉग करवा दिया, लेकिन खुद डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। ना ये अफगानिस्तान के साथ डायलॉग कर रहे हैं, वहां से टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं, ना ये कश्मीर के लोगों से जाके बात कर रहे हैं, ना उनकी डिमांड्स को सुन रहे हैं, ना मान रहे हैं। और यही हाल इन्होंने बलूचिस्तान में करके रखा है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की स्टेट जो है वो अपनी हिस्ट्री से कभी नहीं सीखती और ना ही कभी सीखेगी। इसी वजह से इन्हें बार बार इसी किस्म की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐलान कर देते हैं जी कोई हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देखेगा, DGISPR साहब आ जाते हैं जी पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता। अरे पाकिस्तान तो 71 में ही टूट गया था, ये बात इन लोगों को क्यों याद नहीं रहती है? और एक बार अपनी गलती अगर ये नहीं मानेंगे और नहीं सही करेंगे तो ये चीज रिपीट भी हो सकती है, कोई रिपीट होने से रोक नहीं सकता। ये इस वक्त लाख कहीं कोई बात करेगा तो कह देंगे गद्दार हैं, ये तो इसके एजेंट हैं, उसके एजेंट हैं। लेकिन अब बिलावल साहब को क्या कहेंगे, किसके एजेंट है? और मौलाना फजलुर रहमान जो कुछ कहते फिर रहे हैं वो किसके एजेंट है, जरा ये भी बता देंगे। वही ना, आंख बंद करने से मुसीबत जो है वो भाग नहीं जाएगी। जैसे कहते हैं ना, बिल्ली आंख बंद कर ले तो शेर उसे नहीं खाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल मुनीर साहब ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, या फिर जिसे कहें कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मुल्क के साथ क्या हो रहा है। जब आफत सर पे आई जाएगी तो बंकर में पिछली बार छिपे थे, अब की बार फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे। सेफ हेवन का इंतजाम तो उन्होंने करके रख ही लिया होगा। मेजर जनरल भाटिया साहब, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन अगर गलती कर रहा है तो करते रहने दो और बस वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाओ। तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी दो चीजें समझ में आ रही हैं। एक कि भाई आप
अपना नुकसान अपने आप करते रहेंगे। पर दूसरा एक और कंसर्न आता है कि जब आपके घर में इतना अनरेस्ट है तो आपको एक ही चीज समझ में आती है, हिंदुस्तान में कुछ खुराफात कर दो, कुछ ऐसी युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करवा दो, उसके बाद आवाम जो है वो सब भूल जाएगा देशभक्ति के नाम पे। अवाम भी अब जागरूक हो रही है पाकिस्तान की, उनको भी समझ आ रहा है। लेकिन अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, अभी अमन एंड शांति है J&K में, अभी जो है हमारे अगले साल काफी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है यूपी में भी और भी सेंसिटिव इलाकों में, तो हमें बिल्कुल वेट एंड वॉच के साथ तैयार रहना भी पड़ेगा। दूसरी बात बिनाद आपको ये समझनी चाहिए कि कोई भी प्रोफेशनल आर्मी होती है वो उसके 3-4 फाउंडेशंस पे वो खड़ी होती है। एक तो होती है उसकी स्ट्रेंथ ही कितनी है, कि मैन पावर कितनी है। चलो 6.5 लाख उनकी स्ट्रेंथ है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ है उनकी कंट्री की साइज की तरफ से, बट उनका मोराल, उनकी टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी सोल्जर और ऑफिसर के बीच में जो रिश्ता है, जो एक ट्रस्ट है, एक जो लॉयल्टी है, एक ये जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है बैटल विनिंग फैक्टर, वो पाकिस्तान में लैग कर रहा है। आपने देखा होगा बलूचिस्तान में उन्होंने उनके जवान पकड़े, जवानों को परेड किया उन्होंने कैमरे के सामने, वो अपना आई कार्ड दिखा रहा है, वो बता रहा है कि मैं पाकिस्तान आर्मी का हूं, मैं इस रेजिमेंट का हूं, और उनकी जो GHQ है वो उसको मान ही नहीं रही कि ये हमारे सैनिक हैं। तो जब इस तरह का जो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, ये किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए बहुत घातक हो जाता है। तो ये जो जनरल्स हैं, ये एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रह रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी आर्मी अंदर से खोखली हो रही है, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आवाम जो पाकिस्तान की है अब वो जागरूक हो रही है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो डायस्पोरा है, कश्मीरी डायस्पोरा, जो कि USA में है, जो UK में बहुत बड़े नंबर पे है, उसका जो रोष, जो अब पब्लिक का रोष जो स्ट्रीट्स में आ गया है, व्हाइट हाउस के सामने हो, चाहे वो कई जगह पे जो UK के सामने हो, वो बलूचियों से ज्यादा है। कहने को बलूची बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कश्मीरी कम पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनका जो डायस्पोरा है, जो उसकी जो इफेक्ट है वो फॉरेन में ज्यादा है, उसका जो आई वुड से जो पहुंच है वो ज्यादा है। तो ये अगर मुनीर साहब यही सोचते रहे कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया या हमने इनके बीच में थोड़ी सी हमने बातचीत करवा दी, तो वो एक लाला लैंड में है, और जितनी जल्दी वो वहां से निकल के अपने देश को संभालेंगे उतना ही पाकिस्तान के लिए बेटर होगा। नहीं तो ये जो आरजू भी बोल रही थी कि ये बंटवारा इनका दोबारा टूटना तय है। अब 5 साल में टूटते हैं, 10 साल में टूटते हैं, 15 साल में टूटते हैं, ये तो मैटर ऑफ डिटेल है। बट जिस तरह ये चल रहे हैं, ट्रेजेक्टरी जो है वो टूटने की तरफ है। तो अगर उसको उन्होंने रोकना है तो उनको होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आवाम को साथ लेना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को सुधारना पड़ेगा, अपनी प्रोफेशनल आर्मी को वापस वो भरोसा देना पड़ेगा कि वो जो अफसर है और जो जवान है उनके बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो वापस कायम हो जाए। तो बहुत कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आर्मी वाले काम करने से ज्यादा तो बिजनेस करती है ना। चीफ जो है वो जाके रेयर अर्थ मिनरल्स जो है सूटकेस में वो डेमो लेके जाते हैं, बेचते हैं, क्रिप्टो करेंसी की दलाली करते हैं। मतलब कैसे काम तो करने के लिए आर्मी वाला काम करिए ना। आरजू मतलब चाह क्या रहे हैं? मतलब मुल्क से थोड़ी बहुत तो मोहब्बत कर लीजिए। इतना लड़ लड़ के मुल्क बनवाया था तो मतलब थोड़ी बहुत तो मोहब्बत कर लीजिए अपने मुल्क से। इन हुक्मरानों को सिर्फ डॉलर दिखता है। मेरा ख्याल है सिर्फ डॉलर ही दिखता है, इसलिए कि वो अभी आप जैसे बात कर रही थी कि वो लेकर चले जाते हैं कुछ भी बेचने के लिए, या रेयर अर्थ मिनरल्स की जो बात आपने अभी की, तो मेरा ख्याल है वो वहां पे वो शाहरुख की मूवी नहीं जो कहते हैं कोई धंधा भी छोटा बड़ा नहीं होता, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है वही कुछ चल रहा है कि बस हर तरफ से जो है वो कुछ कमा लिया जाए। और ऑब्वियसली ये जितने भी लोग हैं, चाहे ये गवर्नमेंट के हों, चाहे ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में से हों, इन्होंने बिनाज पाकिस्तान में तो रहना नहीं है। ये ऑलरेडी इनकी फैमिलीज को इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। अगर कोई ज्यादा इशू आया तो जैसे आपने भी कहा, ये अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे, ये चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो भी गवर्नमेंट आती है या गवर्नमेंट को लाया जाता है जिन लोगों के जरिए, वो कभी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम नहीं करते, ये अपनी पर्सनल इकोनॉमी पे काम करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है, और हम एक तरह से अगर यही चलता रहा तो फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इनमें से किसी को कोई परवाह नहीं है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे बिलावल हो, चाहे इनमें से जितने भी आपको दिखाई देते हैं स्क्रीन पे, या जो इनको लाने वाले हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो पाकिस्तान के ये बड़ी एक बदकिस्मती रही है
कि उनको कभी भी कोई सिंसियर किस्म के ना तो लीडर मिले हैं और ना ही उन्हें चलाने वाले। आरजू, ये बिलावल भुट्टो साहब कौन से लाला लैंड में रहते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। मतलब अभी सुन रहे थे उनको, उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया, अमेरिका ईरान की जंग में पीस ला दी। ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं। तो मतलब कहाँ से कौन खबरें दे जाता है, या फिर सपने देखते हैं, बस हैलुसिनेट करते हैं? वो क्लेम जो था उसको मेरे ख्याल है, और आई थिंक वो टॉन्ट ही कर रहे थे इनके ऊपर कि अगर आपने ऐसा कर दिया है तो फिर जरा आप कश्मीर भी खुलवा दें, और अगर इतने ही पीस टॉक करवा के और लड़ाई बंद करवा सकते हैं तो फिर तो इनको बलूचिस्तान और केपीके में भी सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। वो आई थिंक वो इन पे टॉन्ट कर रहे थे, वो सीरियसली इनको कुछ अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। टॉन्ट तो कर ही रहे थे, लेकिन ये समझ में नहीं आता, सरकार में रहेंगे, सरकार का पद लेंगे, पिता राष्ट्रपति बने रहेंगे, उसके बाद टॉन्ट भी करेंगे और फिर जो है वो चाहेंगे कि वोट भी मिल जाए। मेजर जनरल भाटिया साहब, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि यहाँ फिलहाल जो पाकिस्तान की स्थिति है, अगर हम देखें, हालांकि पाकिस्तान में इतिहास ही गवाह है, तख्ता पलट से लेकर हुक्मरानों को फांसी, मिलिट्री कंट्रोल, तमाम चीजें देखी हैं, लेकिन क्या मुनीर के टाइम में पाकिस्तान और ज्यादा बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है? बिल्कुल। ये जो आपको मैं पहले भी प्रोग्राम में कई बार बताया, ये जो कियानी डॉक्ट्रिन थी जिसमें फौज ने ये अडॉप्ट किया कि हम किंग मेकर्स रहेंगे, हम किंग्स नहीं बनेंगे। और क्योंकि उन्होंने मुशर्रफ के टाइम में देख लिया था, उन्होंने अयूब खान के टाइम में देख लिया था, जिया की जो डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में, उस समय उनको समझ आ रहा था कि इट इज बेटर टू बी किंग मेकर्स देन बी किंग्स। अब ये जो इन्होंने पॉलिसीज को अडॉप्ट की है, इसको एक बहुत, मैं कहता हूं कि बहुत ही मुश्किल दौर में पाकिस्तान इस समय गुजर रहा है, क्योंकि ये पॉलिसी को अडॉप्ट करके मुनीर ने जो कार्रवाई की है उससे पूरा देश अंदर से जल रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट कि जो सपोर्ट था, एक तरह से चाइना ने सीपैक में सपोर्ट डाला था, 60 से 80 बिलियन डॉलर्स उन्होंने प्रॉमिस किए थे, वहां कुछ नहीं हुआ। अमेरिका ने उनको वैसे ही अलग बैठा रखा है। अब थोड़ा सा ट्रंप के टाइम में डिप्लोमेटिक विक्ट्री में जरूर कहूंगा, जिन्होंने एक दो बार ये जो टॉक कराने की कोशिश की, थोड़ी सी डिप्लोमेटिक विक्ट्री और थोड़ी सी डिप्लोमेटिक विजिबिलिटी पाकिस्तान को जरूर मिली, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या उन्होंने हॉर्मुज को खुला दिया? क्या उन्होंने ईरान के साथ कोई ऐसे संबंध एस्टैब्लिश कर लिए जिससे उनको फायदा होगा? नहीं होगा। उन्होंने तो बल्कि 9000 सैनिक और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में भेज दिए, जो कि अभी हुतीस के साथ वहां पर फंस जाएंगे। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाया ही है और अपने देश को और जो फेल्ड स्टेट की तरफ है उस तरफ उन्होंने उसको ढकेला है। अगर आप इनकी और बाजवा साहब की दोनों की टेन्योर को आप देखेंगे तो बाजवा साहब बहुत मॉडरेट दिखेंगे आपको, जिस तरह की ये ज्यादा रेडिकल इन्होंने कार्रवाई भी की है और ज्यादा परेशानियां जो है पाकिस्तान में वो अब आई हैं। क्योंकि उस समय ये भी था बाजवा साहब के टाइम में कि एक पॉपुलर लीडर जो था इमरान खान के रोल में वो हुकूमत कर रहा था और थोड़ी सी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में ज्यादा थी। तो अब जो स्टेबिलिटी है वो भी नहीं है, इकोनॉमिक हेफ्ट तो बिल्कुल नहीं है ही, और जो इनको जो पालते थे, चाहे वो चीन हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ओआईसी कंट्रीज हो, उनकी तरफ से भी हैंड होल्डिंग कम हुई है। तो परेशानी जो है पाकिस्तान की अंडर मुनीर, मैं ये कहता हूं कि अगर 100% में अगर पहले 50% थी तो ये उसको 75% तक जरूर लेके आ गए। आरजू, आप खुद इस्लामाबाद में बैठी हैं, आपके ऊपर अगर मैं सवाल दूं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए जवाब देना, तो आपकी बेबाकी हमेशा रही है, लेकिन अगर आप मुफीद समझें तो वाकई में आप भी इस राय से इत्तेफाक रखती हैं कि जो ये टेन्योर आया है जिसमें आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद को प्रमोट करके ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद भी फील्ड मार्शल बना लिया, तो पाकिस्तान के फेल्ड स्टेट होने के लिए यही फील्ड मार्शल साहब जिम्मेदार होंगे? देखिए, जिम्मेदार तो सभी होंगे, ये अकेले नहीं होंगे, इनका साथ देने वाले भी होंगे, पॉलिटिशियंस भी होंगे। जब पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आई है, जैसा बिल्कुल सर बात कर रहे थे कि पहले खुला कर आती थी, सामने पता होता था कि जी यहाँ पर इस वक्त फौजी हुकूमत चल रही है, लेकिन इस वक्त इन्होंने ये किंग मेकर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इन्होंने लोगों को सामने रखा है और सिविलियन चेहरे सामने, और जिस वक्त कुछ गड़बड़ होती है तो वो जिम्मेदार ठहरा दिए जाते हैं, जी इन्होंने ऐसा कर दिया, प्राइम मिनिस्टर से कुछ नहीं हुआ, डिफेंस मिनिस्टर ने कर दिया। लेकिन असल में पपेट की तरह चला कौन रहा है ये तो सभी को पता है। और इस वक्त जो डिक्टेटरशिप है वो आपको नजर तो नहीं आ रही सामने होकर, लेकिन सभी जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त किस हालत में है और एक तरह की हार्ड स्टेट बनाने की कोशिश
कर रहे हैं और शायद किसी हद तक बना भी दिया है। वरना आप सोचें किसी को बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़े होने के लिए या उनके लिए ट्वीट लगाने पर 17 साल की सजा कौन सी दुनिया में लोग देते हैं, कौन सी कंट्री में ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है। डॉक्टर मारंग बलोच को जो इन्होंने उम्र कैद दी है उसके ऊपर भी शायद इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक इनको आएगी। और उसमें डेफिनेटली बलूचिस्तान के वो पावरफुल लोग भी शामिल हैं जो अपने किसी फायदे के लिए अपने ही लोगों के लिए आवाज नहीं उठाते या उनके लिए आगे नहीं आते। ऐसे में जाहिर है कि हमेशा से अमेरिका ने भी जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसी के हाथ मजबूत किए हैं। हम उन्होंने कभी सिविलियन गवर्नमेंट के नहीं किया। जब भी कोई गिरी है तो यही कहा गया कि अमेरिका ने गिरा दिया। अमेरिका ही बनवाता है, अमेरिका ही गिरवाता है, तो अमेरिका पाकिस्तान को इतने गर्त में भेजता ही क्यों है? डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, पीओ जे के एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। साहब, आपकी तबीयत नासाज है और आप फिर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। क्या खबर आपके पास आ रही है? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमने देखा कि किस तरह से रावलकोट की ईदगाह मैदान पर 1.5 लाख लोग जमा हैं। लगातार भिंबर से काफिले निकल रहे हैं, मीरपुर से काफिले निकल रहे हैं, नीलम घाटी से काफिले निकल रहे हैं। तो मतलब जिस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं पीओके में, आपके पास क्या ताजा अपडेट है? 21 जुलाई को आ रही है पार। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पीओजेके के अंदर लोग बिखरे हुए हैं। ये जो कोशिश की जा रही है डिलेइंग टैक्टिक्स से कि मुज़ाकरात के बहाने से लॉन्ग मार्च को एक्सटेंड किया जाए और इस तरह से, तो इसमें ये कोशिश की जा रही है कि ये थक जाएं लोग और आहिस्ता आहिस्ता डिस्पर्स होना शुरू हो जाए, तादाद इनकी कम हो जाए, तो फिर ये मिलिट्री एक्शन जो है को बड़ा करें। क्योंकि इतने सारे लोग, जैसा आपने भी बताया है, लाखों की संख्या में जब लोग हैं तो कैसे क्रैक डाउन करें? तो वो अवॉइड करना चाह रहे हैं बड़ी कैजुअलिटीज, तो वो वेट कर रहे हैं कि ये थके किसी तरीके से, लोग कम होना शुरू हों धरनों में और फिर ये क्रैक डाउन करें। लेकिन ये ऐसे चलेगा नहीं। अब इन्होंने नया शोशा छोड़ दिया है कि जी गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रोविजनल प्रोविंस बनाया जाए। नॉनसेंस है ये। देयर इज नो सच थिंग एज प्रोविजनल प्रोविंस। ये गिलगित बल्तिस्तान वालों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आज़ाद सो कॉल्ड कश्मीर में जो प्रदर्शन चल रहे हैं उनकी तरफ जो है वो ना हो, माइल ना हो, उस तरफ वो अट्रैक्ट ना हो। लेकिन इस वक्त आप ये देखें ना कि गिलगित बल्तिस्तान में बेशुमार अवामी एक्शन कमेटी के लोग जेलों में हैं और वहाँ पे अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें लोकल जो गिलगित बल्तिस्तान की सियासी जमातें हैं उनको तो पार्टिसिपेट करने की इजाज़त ही नहीं दी उन्होंने। वहाँ तो सिर्फ वही पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा है जो पाकिस्तान की पार्टीज हैं, जिनकी वहाँ पे ब्रांचें हैं, जैसे PMLN है, पीपल पार्टी है, तहरीक इंसाफ है और पार्टियां हैं। तो हालात बहुत ख़राब हैं, इनसे कंट्रोल नहीं होंगे हालात। और हालांकि हालात कंट्रोल करना बड़ा आसान है। देखें, मेरी बात सुने, ये जो 12 सीटों का मसला है ना जी, ये 12 सीटें ख़त्म हो जाएं या 12 से ये 20 सीटें भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे आरजू जी ने कहा है कि यहाँ गवर्नमेंट बनाती भी एक ख़ास पावर है और गिराती भी वो है और बनाती भी वो है। तो माजरों की सीटें आप ख़त्म कर दें या ना कर दें, उससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पीओजेके की लेजिस्लेटिव असेंबली मजबूत हो जाएगी। वो तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इनको आपस में किसी मिडिल पॉइंट पे आना पड़ेगा। और इसकी आड़ में कोई बहुत बड़ी गेम मुझे लगता है, सच्ची बात है कि हो रही है। वरना जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी मुज़िर है कि मुतालबात तस्लीम किए जाएं, ये मुज़िर है कि हम नहीं करते। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीओजेके में कोई प्रेसिडेंशियल डिक्री के जरिए इमरजेंसी लगा के यहाँ का डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको लपेट दें। तो ये बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। नई थ्योरीज निकल कर आ रही हैं। आरजू अयूब साहब ने जो थ्योरी बताई है कि भाई ये भी हो सकता है कि थका दो, संख्या बल कम हो जाए तब क्रैकडाउन करो। वैसे भी मुनीर साहब ने सीधे सीधे धमकी दे दी है और जिस तरह से निहत्ते लोगों पर गोलियां चलवाई गई हैं तो इरादे साफ नजर आ रहे हैं। तो इमरजेंसी लगवा दो, जो कठपुतली सरकार है उसको भी डिसमेंटल कर दो। देखिए, हो सकता है ये लोगों को कुछ कंफ्यूज करना चाह रहे हैं और शायद इसमें ये सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि पब्लिक अब वो पहले वाली नहीं है। पहले जैसी सिचुएशन जो है पब्लिक के साथ नहीं है कि कुछ भी करेंगे और
होते हुए लोग देखते रहेंगे। यकीनन लोग अपनी जहां तक जिसमें जो पावर होगी वो अपनी इस्तेमाल करेगा और लड़ने की भी कोशिश करेगा, प्रोटेस्ट की भी कोशिश करेगा। तो इनको सब कुछ बहुत आसान नहीं मिलेगा जैसे ज़ियाउल हक को या उनसे पहले के डिक्टेटर्स को मिला था। भाटिया साहब, क्या लग रहा है कि बस जिस तरह से वहां पर अभी 21 तारीख का जो वक्त मुकर्रर किया गया है और ज्यादा खून खराबा, या फिर इससे बचेंगे? वो जानते हैं कि भाई अब जनता जाग उठी है, जनता का गुस्सा है, अगर अब और लाशें बिछी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल किसी को तो दोनों में से अवाम को या हुक्मरान को एक को तो ब्लिंक करना ही पड़ेगा, एक को तो कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और मेरे को ये लगता है कि क्योंकि 21 ये जो लॉन्ग मार्च है, 27 तारीख को चाहे शाम इलेक्शन है, तो ये बद से बदतर की तरफ ये जो सिचुएशन जा रही है। और मेरे को लगता है कि आवाम जो है वो नहीं झुकेगी इसमें, ये झुकेंगे, ये कुछ अपना इस तरह का जैसे बिजली की टैरिफ्स है उसको थोड़ा सा कम कर दें, या ये जो ब्लॉकेड इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया है उसको थोड़ा सा कम कर दें, तो ये इस तरह का कुछ हालात करेंगे। बट ये सिचुएशन उस पर भी डिपेंड करेगी कि ईरान में क्या हो रहा है, जो अभी यूएसए और ईरान के ऊपर जो दोबारा एक तरह से जंग छिड़ गई है वहां क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, वो इस पे भी डिपेंड करेगा, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बट मेरे ख्याल से प्रूडेंस यही बताती है कि ये जो इन्होंने नया एक सेक्टर बना दिया है, फ्रंट जो खोल दिया है, इसमें थोड़ा सा ये ढील लाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल इनको पड़ेगा नहीं तो, और ये फिर आर्म्ड इंसर्जेंसी की तरफ ये बढ़ जाएगी अगर इन्होंने एक कदम पीछे नहीं लिया। और थकाने की बात वो तो हर जो गवर्नमेंट होती है वो यही करती है कि हम थका दें, एक फटीग फैक्टर को ले आए, और उससे क्योंकि अपने तो आप लोगों को चेंज कर सकते हैं, अपने विंग्स को दोबारा रीइंफोर्समेंट्स उनको ला सकते हैं, लेकिन जो आवाम है वो तो वो सेम ही आवाम है। और तो उनको वो जो है मेरे को लगता है कि 21 तारीख और 27 तारीख के बीच में एक बैकफुट में मेरे ख्याल से ये जो हुक्मरान है ये जाएगी, और ये अभी कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ पर दबा के थोड़ा सा पीसफुल करें। ठीक है, फखर यूसुफजई हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से। आरजू और हमारे साथ अयूब मिर्जा साहब लगातार जुड़े हुए हैं। अयूब मिर्जा साहब, आपके पास क्या अपडेट आ रहा है? आपके पास ग्राउंड से किस तरह की दमन की खबरें आ रही हैं? कैसे जिसे कहते हैं ना उनका हौसला तोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? मेरे पास जो अपडेट आ रही थी उसमें महिलाओं और बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और अभी तक जो हमारे पास लिस्ट आई है, नामों के साथ जो लिस्ट आई है ना, एक तो लिस्ट होती है कि जी इतने लोग मारे गए या इतने लोग जख्मी हो गए, तो जो लिस्ट जारी होती है, मेरे पास 42 लोगों की लिस्ट है विद देयर नेम्स एंड डेट्स के इनको किस दिन शहीद किया गया। तो 42 लोग अब तक जो है 5 तारीख से लेके अब तक शहीद हो चुके हैं पीओजेके में। और इनसे ये अच्छा, अब मसला ये है, देखें कि हमने इन कहा है यहाँ से कि देखें आपके पास ये बेहतरीन मौका है, आप इस वक्त जो है वो तिरंगा उठाइए और आप पाकिस्तान से इस प्रदर्शन को पाकिस्तान से आज़ादी के मूवमेंट में कन्वर्ट करें, क्योंकि इतनी बड़े लोग तादाद में, और फिर ये पिछले 40-45 दिनों से बाहर बैठे हुए हैं, दुकानें बंद, बैंक बंद, दफातर बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, ट्रांसपोर्ट बंद है। तो और क्या चाहिए? जब रियासत पाकिस्तान की रिटी खत्म हो गई है पीओजेके में, तो अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो वो कहते हैं जी अगर हमने आज़ादी का ऐलान किया, तिरंगा उठाया, तो बहुत यहाँ कत्लेआम कर देंगे। और मैंने कहा यार मर तो आप वैसे भी ये मार रहे हैं, आपको हर रोज मार रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं और आपकी तहरीक को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कम से कम आप इसको, चलो आप फर्ज किया इंडिया में नहीं शामिल भी होना चाहते, एक बात कर रहा हूँ, तो आप अपने इलाके को तो आजाद कराए, इससे अच्छा मौका और आपके पास क्या आएगा? लेकिन वो जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप है, 4 लीडर मेन जो है उनके, वो अपनी हर तकरीर के अख्ताम पे पाकिस्तान के बारे में शुरू हो जाते हैं कि जी पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, पाकिस्तान के हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ ये तहरीक नहीं चला रहे। तो भाई पाकिस्तान ने कौन से एहसान किए हैं आप पे? 22 अक्टूबर को हमला किया आप पे 1947 में, ये एहसान है उस पाकिस्तान का। आपका पानी लूट रहे हैं, आपका पानी का 130 बिलियन रुपीस हमारा अभियाना बनता है, हमें सिर्फ 1 बिलियन दे रहे हैं, वगैरह वगैरह।
चलिए, तो ये पाकिस्तान इस ने तरह जो की करा है वो करा है। आरजू से बस एक क्लोजिंग रिमार्क में ले लूं कि पीओके में तिरंगा लहराएगा, हम तो कहते हैं हमारा है, लेकिन जो हरकतें हैं मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, वो बिना गोली चले ही हमारा बनवा देंगे, ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे तिरंगा लहराएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्रोटेस्ट चल रहा है और स्टेट को उन लोगों की बात सुननी चाहिए और तभी ये इशू सॉल्व होगा। चलिए, आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार पीओके की हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहां बिजली, पानी, राशन और साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटरनेट, सब कुछ बंद पड़ा है, ठप पड़ा है। हालांकि पहले भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे, अब तो जो बचा कुचा था वो भी चला गया है। दमनकारी नीति है, मुनीर की धमकी है, इस सब के बीच 21 जुलाई का अल्टीमेटम है। नजर हमारी बनी हुई है क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि भाई पीओके हमारा है और उसको लेकर रहेंगे।